नमस्कार प्यारे साथियों। भाई तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और ये हमारी क्लास नंबर 8 रहने वाली है। यानी इससे पहले हम लोग 7 क्लासेस ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, जिनमें हमने बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट किए हैं और बहुत ही प्यार तरीके से 20-20 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात जो मैं हर क्लास में बताते आ रहा हूँ कि भाई इस 20 क्वेश्चंस के अंदर जो अभी हम 10 मॉक टेस्ट करने वाले हैं, इनके अंदर हम लोग जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जो 11वां सेट होगा उसके अंदर वो भी इंक्लूड मिलेगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि भैया जी कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे हैं, वो भी आएंगे, बट वेट कीजिए, आराम से चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। क्लास नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एसएससी स्टेनो 2024 में ये पूछा गया है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द पेशेंट कुडंट सर्वाइव द इंजरीज एंड सकम्ड विद डेथ। तो कह रहा है कि जो पेशेंट था वो सर्वाइव नहीं कर पाया इंजरी से और डेथ्स के साथ, मतलब डेथ से बच भी नहीं पाया और इंजरी को सर्वाइव भी नहीं कर पाया, कुछ ये बात वो बोलना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो फिक्स प्रेपोजिशन टॉपिक से बना हुआ है। सकम्ड वर्ब के साथ में यहाँ विद प्रेपोजिशन लगा रखी है, जो कि गलत है, यहाँ पे नहीं आएगी। सकम्ड वर्ब के साथ में जो प्रेपोजिशन आती है वो टू प्रेपोजिशन आती है। सकम्ड टू समथिंग होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सकम टू समथिंग। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो प्रेपोजिशन चैप्टर से था। अगर आपको प्रेपोजिशन चैप्टर आता तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर देते, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, एक एक बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का है, और ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान थोड़ा सा दे रहे होंगे और बढ़िया तरीके से पीछे की क्लासेस अगर आपने की होंगी तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सिनोनियम हिंड वर्ड का। अब हिंड वर्ड का मैंने क्या कहा था, मैंने इसको एक ट्रिक बना के याद करवाया था। मैंने कहा था जब भी हम कहते हैं जय हिंद तो पीछे से और लोग भी बोलते हैं जय हिंद ऐसे करके। तो हिंद वर्ड को मैंने कैसे याद कराया था, जय हिंद बोल के याद कराया था। और इस वर्ड का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था कि ये पीछे के सेंस में मीनिंग करता है। अब प्यारे साथी, हमसे पूछा है सिनोनियम, तो सिनोनियम भी पीछे का मीनिंग कर रहा होगा, और वो केवल केवल हमें कहाँ नज़र आ रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें ये 4, ये आगे के सेंस में होता है। वेंट्रल जो वर्ड है ये मैंने आपको बताया था, ये पेट से रिलेटेड होता है, यानी अगर कोई चीज़ रिलेटेड टू स्टमक है तो उसको बोलेंगे वेनेट्रल। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? वेनेट्रल बोलेंगे। और एंटीरियर का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो पहले की है, यानी पूर्व काल करके कुछ इसका मीनिंग बनता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको सिनोनियम बताना है। वर्ड आपको दे रखा है वैनक्विश। देखो, वैनक्विश का मतलब होता है बेसिकली एक आपकी प्यारी सी जीत। क्या मीनिंग होता है इसका? जीत। अब इसका सिनोनियम आपसे पूछ रहा है, तो भैया कॉन्केर जो वर्ड है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्क्योर का मतलब हो जाता है किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेना, यानी विन कर लेना किसी चीज़ को। ठीक है ना। कॉन्क्वेस्ट हो गया, कॉन्केर हो गया, वेनक्विश हो गया, विन हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। विक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है। बाकी क्वांटिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना, और वेरीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्यापित करना, डिस्क्राइब किसी चीज़ के बारे में उसको इलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको टेंस की नॉलेज है। अब आप कहेंगे भैया ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। देखो, स्टेनो 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन में सीधा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको कंफर्म कर दिया कि भैया आप चारों में से वो वाला ऑप्शन चुनिए जिसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है। अब क्या ये क्वेश्चन टेंस टॉपिक का नहीं है? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल है। अब इसमें केवल वही बच्चे
बच्चा आसानी से आंसर लगा देगा जिसको पता होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब बहुत अच्छे से पहचानना बताया है कि पास्ट का सिंपल सा मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो आपकी वॉज या बर होती है, या कोई और जो एक्शन वर्ब होती हैं उनकी फॉर्म्स होती हैं, सेकंड फॉर्म अलग होती हैं उनकी, ठीक है ना। तो वॉज या बर के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वॉज या बर के साथ में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नज़र आ जाए प्लस करके, तो तुरंत समझ जाना कि वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब जरा ऑप्शन ढूंढो और एलिमिनेट करो। भाई क्या यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नज़र आ रही है? नहीं आ रही, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ वॉज या वर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ वॉज या वर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। और प्यारे साथी, जब हमारे 3 ऑप्शन जा चुके हैं तो जो बच गया वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये एरर का क्वेश्चन है प्यारे साथी, ये भी स्टेनो का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना प्यारा है और इतना बच्चों वाला है कि आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं ही विल हैज़ बीन हेल्पिंग मी विद टेंडिंग टू माई प्लांट्स। अब ये क्वेश्चन जो है, आप इसका टॉपिक अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं विद इन सेकेंड आपको बता सकता हूँ, और आपको भी यही तरीका सीखना होगा। पहले आप क्वेश्चन की डायरेक्शन को पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन को पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद ये पता करने की कोशिश कीजिए कि वो किस टॉपिक से पूछा गया है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे को डायरेक्शन देखते ही पता चल गया कि ये क्वेश्चन एरर का है। फिर मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे को तुरंत पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो मॉडल वर्ब टॉपिक से है। अब आप कहेंगे भैया जी कैसे मॉडल वर्ब टॉपिक से, हम कैसे मान लें? मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मॉडल वर्ब टॉपिक से इसलिए है, अगर आप केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब का जानते हैं कि मॉडल वर्ब कभी भी आप यूज़ करेंगे, कभी भी कोई भी मॉडल वर्ब आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद आने वाली जो नेक्स्ट वर्ब होगी वो हमेशा अपनी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आती है। क्या ये बात मैंने आपको नहीं बताई है? ये मॉडल वर्ब चैप्टर में मैंने आपको बताई थी या नहीं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताई थी। तो मेरे प्यारे साथी ज़रा मुझे देख के बताओ ये बिल क्या है? तो आप कहेंगे मॉडल वर्ब है। अगर ये मॉडल वर्ब है तो इसके बाद आने वाली वर्ब किस में आनी चाहिए थी? तो आप कहेंगे बेस फॉर्म में। अच्छा, क्या हैज़ बेस फॉर्म होती है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, हैज़ बेस फॉर्म नहीं होती, आपकी जो बेस फॉर्म होती है वो हैव होती है। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात भी आती है कि भैया जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस फॉर्म कौन सी होती है? तो मैं आपको इसके 2 तरीके बताता हूँ। देखो, बेस फॉर्म पहचानने का तरीका, पहला तरीका तो ये, कभी भी कोई भी जो वर्ब होगी उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है। पहला तरीका तो आप ये याद रख लो। अगर आप ये तरीका याद ना रख पा रहे हो तो आप दूसरा तरीका ये याद रख लो, जिस वर्ब की फॉर्म में आप आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हो या फिर उसे जीरंड बना सकते हो, तो वो अपने आप में कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की बेस फॉर्म होगी। समझ में आ गई बात? अगर नहीं बना पा रहे हो इसका मतलब वो बेस फॉर्म नहीं होगा। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं इसी क्वेश्चन में ये बात बताना चाहूँगा, जैसे अभी आप कहें कि भैया हैज़ बेस फॉर्म क्यों नहीं हो सकती, तो मैं आपको उसका रीज़न दे रहा हूँ। पहली बात तो आपको याद होगा, जब मैं वर्ब चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने वैसे नॉर्मली वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, तो आप कहेंगे भैया 3 फॉर्म ऐसे होती हैं आपकी और एक आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो मैंने आपको 3 फॉर्म करके याद नहीं कराया था, मैंने कहा था आप नॉर्मली अच्छी तरीके से आसानी से समझने के लिए आप ये मान लो कि वर्ब की कुल 5 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फोर्थ वाली कौन सी होती है भैया जी? आईएनजी वाली, और फिफ्थ वाली होती है एस या ईएस वाली। अब ऐसा इसलिए करवाया गया था ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उस कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए ऐसा किया था हमने, और वो कन्फ्यूज़न ऐसी ही बचेगी। अब ये जो हैज़ वाली जो फॉर्म होती है ना, ये सिंगुलर होती है, और ये मेरे प्यारे साथी एस या ईएस में काउंट की जाती है। और मैंने कौन सा टाइप बताया था इसे, कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है ना? तो बेस फॉर्म को याद कराने की, अब आप सोचो, आपने कभी भी हैजिंग लिखा हुआ देखा है? बताओ, कभी देखा है हैजिंग लिखा हुआ? तो आप कहेंगे नहीं देखा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं आपने हैविंग लिखा हुआ देखा है, तो आप तुरंत कहेंगे जी भैया जी हमने देखा है। तो वही तो पार्ट है समझने वाला। अब आप इसको चाहे लिख के याद रख लो, चाहे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऐसे याद रख लो, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। तो भैया क्वेश्चन में गलती बस ये है कि यहाँ हैज़ नहीं होगा, हैज़ की जगह पे क्या होगा? हैव होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस फॉर्म चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको इग्नोरेमस वर्ड का सिनोनियम बताना है। देखो, इग्नोरेमस बेसिकली होता है इग्नोरेंट वर्ड से बना हुआ ये वर्ड है, और इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी है, यानी जिसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानता कि क्या चीज़ें हैं, उसको हम इग्नोरेमस कह देते हैं, इग्नोरेंट भी बोलते हैं इसी को। तो अब इसका सिनोनियम पूछ रहा है। देखो, डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा देना किसी को, और डिसीटफुल तो ये एडजेक्टिव हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, तो धोखेबाज हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, प्लेफुल का मतलब होता है थोड़ा सा चंचल टाइप का व्यक्ति। कॉशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जागरूक टाइप का, जिसे हम विजिलेंट वगैरह भी बोलते हैं, कॉशियस वगैरह भी बोलते हैं, हीटफुल भी बोलते हैं, बहुत सारी वर्ड्स होते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, स्ट्यूपिड, क्योंकि अज्ञानी होगा तभी तो स्ट्यूपिड वाली हरकतें करेगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इस वाले क्वेश्चन में आपको अंडर द वेदर ईडियम का मीनिंग बताना है। क्या होता है भैया अंडर द वेदर ईडियम का मीनिंग? देखो, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, अब मैं इसको ना थोड़ा सा रिलेट करा के याद कराने की कोशिश करता हूँ। हालांकि कुछ बच्चों को याद भी होगी और उन्होंने आंसर लगा भी दिया होगा। अब आप समझो, वेदर का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जी वेदर वर्ड का मतलब होता है मौसम। क्या मतलब होता है जी, मौसम। अच्छा, वेदर आपका एक कंजंक्शन भी होता है, वो भी आप याद रखेंगे, डाउट वाली कंजंक्शन होती है, मैंने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो दोनों की स्पेलिंग में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। WETHER जो वेदर होता है वो कंजंक्शन होता है, और WEATHER वाला जो होता है, जो ये लिखा हुआ है, ये मौसम के सेंस में आता है। अब यहाँ पे हम ना इस ईडियम को याद करने का तरीका समझते हैं। आप समझो, मौसम और मौसम के अंडर मतलब मौसम की चपेट में आ जाना, अंडर मतलब मौसम की चपेट में आ जाना। अब जैसे आप समझो, गर्मियाँ आती हैं तो आप गर्मियों की चपेट में आ जाते हो और बीमार पड़ने लगते हो, जैसे किसी को डायरिया हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे ही जब ठंड की समस्या होती है, जब ठंड आती है तो भी आपको सर्दी जुकाम बुखार वगैरह वाली समस्या हो जाती है। तो अंडर द वेदर को थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करो कि जब मौसम के अंडर आते हैं तो क्या हो जाता है स्थिति, थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं। तो फीलिंग स्लाइटली इल, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस इडियम को याद कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको एंटोनियम बताना है कांस्टेंट वर्ड का। देखो, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो लगातार चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, निरंतर, रुकाव का कोई मतलब ही नहीं है उसके अंदर। तो कांस्टेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूस, यानी कोई ऐसी चीज जो लगातार चल रही है, रुक नहीं रही, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, निरंतर, नियत, एकदम बिल्कुल वो। अब उसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो एंटोनियम हो जाएगा भैया चेंजिंग, यानी ऐसी चीज़ जो निरंतर बदल रही है। भाई एक चीज़ जो स्थिर है अपनी जगह पे, कांस्टेंट है, फिक्स है, आप इसको फिक्स भी कह सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो अपनी जगह पे फिक्स है बिल्कुल, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, यानी ऐसी चीज़ जो बदल रही हो। बाकी स्टीडी का मतलब अगर हम बात करें तो ये मेरे प्यारे साथी टफ के सेंस में होता है, यानी अगर कोई चीज़ हार्ड है तो उसके सेंस में आता है स्टीडी वर्ड। बाकी बोरिंग तो आप जानते हैं, टायर्ड सम, यानी उबाऊ वगैरह होता है, और फ्रेंडली होता है मिलनसार आपका। नेक्स्ट आ जाओ आगे। ये क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ पे आपको इस वाले पार्ट को ना इम्प्रूव करना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ईडियम सीखने को मिलेंगी, और बहुत ही ज़बरदस्त ईडियम है चारों की चारों। तो पहले तो हम इस वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं जो हमको अंडरलाइन करके दिया है। पढ़ो भैया, कह रहा है इन अ क्रिटिकल सिचुएशन इन विच फेलियर सीम्स इमिनेंट, यानी एक ऐसी पोजीशन में, एक ऐसी क्रिटिकल स्थिति में होना जिसमें लगे कि यार असफलता बिल्कुल होगी ही होगी, मतलब आपको ये लगने लगे कि यार ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि अब तो हार हो जाएगी, अब जीत नहीं पाएंगे इस स्थिति में। तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, उसमें आपको एक ईडियम बतानी है उसके लिए। तो भैया जो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसके लिए जो ईडियम आती है वो आती है अप अगेंस्ट द वॉल, यानी एक ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में होना जहाँ आपको ये लगे कि भैया हार आपकी तय है बिल्कुल एकदम। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, अप अगेंस्ट द वॉल कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी ईडियम्स की हम बात कर लेते हैं। हिटिंग द सैक, ये जो ईडियम होती है इसका मतलब होता है गो टू स्लीप, यानी सोने जाना, गो टू स्लीप।
इस ईडियम का मतलब होता है। अच्छा, अ डैम्प स्क्विप, इस ईडियम का मतलब क्या होता है भाई? अ डैम्प स्क्विप, इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, ठीक है ना? एक ऐसी सिचुएशन जो कि उतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है जितनी और दूसरी है, ठीक है ना? जैसे कई बार क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। डैम्प स्क्विप को आप ऐसे समझो, जैसे आप ना कहीं पे जाना चाह रहे थे और आपको लग रहा था कि यार उस जगह पे ये चीज़ें होंगी, ऐसे यहाँ पे लोग घूम रहे होंगे, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें होंगी, और जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। यानी आपने जैसी सिचुएशन अपने दिमाग में सोच रखी थी वैसा वहाँ पे इम्प्रेसिव उतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? अ डैम्प स्क्विप कहा जाता है। अच्छा, अ मेयर नेस्ट का मतलब क्या होता है? अ मेयर नेस्ट का मतलब होता है एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, यानी उलझी हुई परिस्थिति जो होती है ना, उसी को हम बोलते हैं अ मेयर नेस्ट। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको याद करने का तरीका मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? सिचुएशन लिख लेना बढ़िया तरीके से मेरे भाई, थोड़ा सा फ़ोन की स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब मेयर नेस्ट को मैं थोड़ा सा ना तोड़ के समझाता हूँ इसको याद करने का तरीका। मैंने कहा इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अब कैसे करके हम इसको याद रखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मेयर का अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मेरे प्यारे साथी आप इसको ऐसे समझिए, ये जो मेयर होता है ना, ये फीमेल हॉर्स होती है, समझ रहे हो ना, जिसे आप घोड़ी बोलते हो, तो ये फीमेल हॉर्स होती है। अच्छा, फीमेल हॉर्स आप जानते हो इस ये रहती किस में? तो आप कहेंगे भैया घोड़ा चाहे मेल हो या फीमेल हो वो तो अस्तबल में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो आप नेस्ट की बात कर रहे हैं, और नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। नेस्ट का मतलब क्या होता है प्यारे साथी? घोंसला। अब सोचो, आप घोड़े को घोंसले में रहने की बात कर रहे हो, मतलब घोड़े को घोंसले में रखने की बात कर रहे हो, तो क्या ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं हो जाएगी प्यारे साथी? भाई घोड़ा कैसे घोंसले में रह सकता है? वो तो अस्तबल में रहता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई। तो इसको याद रखने का तरीका ना इस ईडियम के अंदर ही छिपा हुआ है, आप आसानी से रिलेट करके इसको याद रख पाएंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको एब्सकॉन्ड वर्ड का मीनिंग बताना है। तो बताएंगे भैया क्या होता है एब्सकॉन्ड वर्ड का मीनिंग? देखो, एब्सकॉन्ड वर्ड बेसिकली जो होता है, आपको मैं यहाँ पे ना एक बात बता रहा हूँ। असल में यहाँ पे जो वर्ड होता है एब्सकॉन्ड, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब भाग जाए, किसी को बताए भी ना, एकदम सीक्रेटली भाग जाए, गायब हो जाए बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड करना, ठीक है? तो फ्लीड अवे हरीडली एंड सीक्रेटली, यानी डी ऑप्शन में हमें इसका मीनिंग परफेक्टली नज़र आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भाई देखो याद रखना, मैं एसएससी के मोस्टली एग्ज़ाम्स जो हैं उनको टारगेट करके, यानी सारे ही एग्ज़ाम जो एसएससी के होते हैं, कंडक्ट कराती है एसएससी, उनको टारगेट करके आपको करा रहा हूँ, तो आपको हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, अब इस क्वेश्चन को आप करके बताइए। अब आपको याद होगा जब मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा था, तो मैंने वहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि कोई भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव, उनकी मैंने कुछ स्टेप बताई थी, उन स्टेप्स को फॉलो करो और आंसर निकालो। भाई जैसे आपने देखा, आपका सबसे पहला काम होता है ये पहचानना कि क्वेश्चन डायरेक्ट नरेशन में है या इनडायरेक्ट में है। अब अगर डायरेक्ट दे रखा है तो आंसर में इनडायरेक्ट ढूंढना है, और अगर इनडायरेक्ट दे रखा है तो आंसर में डायरेक्ट ढूंढना है। अब जैसे हम कैसे पहचानेंगे? भाई यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन दे रखा है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है और डायरेक्ट वाली हमसे पूछी है, तो आसानी से हम क्या करेंगे? बहुत आसानी से रिवर्स प्रोसेस कर देंगे और ढूंढ लेंगे चीज़ों को। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉज के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म नज़र आ रही है। पीछे अभी जस्ट एक क्वेश्चन कराया था और उसमें मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि अगर वॉज या वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म नज़र आती है तो कौन सा टेंस होता है? तो आप कहेंगे भैया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप देख पा रहे हो कि ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच से अगर मैं डायरेक्ट बनाऊंगा तो सारे प्रोसेस कैसे हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ,
अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट में ये क्या रहा होगा, जल्दी से सोचो और बताओ। तो आप कहेंगे भैया जी आपने हमें बताया था कि अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में होती है तो वो पास्ट में चली जाती है जब हम उसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं, क्योंकि वो बात फिर वो उस तरीके से कही नहीं जाती, फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसको बोल रहा होता है। तो जब आप इसको डायरेक्ट में कहे होंगे तो ये इनडायरेक्ट की वजह बात किस में रही होगी उस समय पे, अभी पास्ट में है लेकिन बात उस टाइम पे कब रही होगी, प्रेजेंट में रही होगी। तो मैंने कहा था पास्ट का कॉन्टिन्यूस है ना, रिवर्स करोगे तो जस्ट प्रेजेंट में कर दो, इसको आंसर आ जाएगा। यानी आपके आंसर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। देख कर बताओ कहाँ दे रखा है। तो आप कहेंगे भैया आईएनजी चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए, यहाँ नहीं है। यहाँ पर दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। अच्छा यहाँ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। अच्छा अब हम देखते हैं कि कैसे करके इसको बना सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, अगर मैंने यहाँ पे आई लगाया तो भैया बात तो गलत हो जाएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आई लगाओगे तो दिक्कत ये होगी, यहाँ पर मी है। अगर यहाँ मी है तो मेरे प्यारे साथी यहाँ से कहीं ना कहीं से तो रेफरेंस ली होगी, जो यहाँ पे ये आई बना है। तो आई कैसे बनेगा, आई तब बनेगा यहाँ पे जब यहाँ कहीं ना कहीं डायरेक्ट के अंदर यू रहा हो, और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है तो एस ओ एन बटे 1 2 3 के अनुसार जो सेकंड पर्सन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो डायरेक्ट के अंदर यहाँ 100% यू रहा होगा जिससे ये आई बना है। तो मेरे प्यारे साथी आप इस वाले ऑप्शन पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं जानता हूँ, इसीलिए क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देंगे। उन्हें लगेगा कि यार ये तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। नहीं दोस्त, आपको इस इनडायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बनाना है, अपने मन से नहीं बनाना है। अपने मन से बनाओगे तो ये तीसरा वाला ऑप्शन तुमको ठीक लगेगा, लेकिन जब नियम के अकॉर्डिंग चलोगे तो यही बात गलत हो जाएगी। तो भैया ये मी के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे बात आई है तो यहाँ पे आई तभी बनेगा जब यहाँ डायरेक्ट के अंदर क्या रहा होगा, यू रहा होगा, क्योंकि यू अकेला सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होके मी के अनुसार चेंज होके क्या बना लेगा, आई बना लेगा। तो वो केवल हमें कहाँ नज़र आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, पहले वाले में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई बहुत ही ध्यान से करने होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव का नाम लिया और एक्टिव पैसिव हाजिर करो भैया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन तगड़ा है, बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइस ईजिली। देखो सबसे पहली चीज़ आपको ना, मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन हो या एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन हो, वर्ब वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा नज़र रखा करो। आपने देखा यहाँ बी की फॉर्म दे रखी है, वो भी इज़ आर एम में से दे रखी है, फिर उसके आगे थर्ड फॉर्म दे रखी है। अच्छा बी की फॉर्म के साथ जब थर्ड फॉर्म दे रखी होती है तो कौन सा वॉइस होता है वहाँ पे, तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी वहाँ तो पैसिव वॉइस होता है। तो ये पैसिव वॉइस हमें दे रखी है और हमें आंसर में एक्टिव बतानी है। तो अब मुझे बताओ इज आर एम के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी हुई हो तो वहाँ कौन सा टेंस होता है, तो आप तुरंत बताएंगे अरे भैया जी आपने तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, वहाँ होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो बस आंसर के अंदर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। ढूंढो भैया वर्ब के अंदर क्या यहाँ दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ तो ग्रू सेकंड फॉर्म लगा दी, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे नोइंग कर दिया, भैया बात नहीं चलेगी, आईएनजी नहीं चलेगा, हमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस चाहिए। अच्छा अब देखो यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है, अब दोनों में से कौन सा आंसर आएगा। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन के अंदर क्या कहीं पर भी बी इंक्लूड है, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी क्या कहीं बी इंक्लूड है, नहीं ना। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ फ्यू ऑफ अस का कोई लेना देना नहीं है, ये बेवजह की बात है। हाँ जर्नल अगर फैक्ट में हम बात कर रहे हैं तो उस केस में हम यहाँ पे सीधे सीधे प्यूपल या कुछ ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन फ्यू ऑफ अस ये चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते, बात गलत हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन आप आंसर नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ जर्नल केस की बात हो रही है इसीलिए डी वाला ऑप्शन आप आसानी से आंसर लगा देंगे। बाकी आप देखो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यही तो चाहिए था हमको, बाकी सारी चीज़ें ठीक है भाई, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको इंसिसेंट वर्ड का मीनिंग बताना है।
भाई देखो मीनिंग पूछने वाले क्वेश्चन भी होते हैं, और मीनिंग पूछने वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें घबराना नहीं है। बस आप ये मान के चलो, आपको एक प्रकार से अगर उसकी एक्सप्लेनेशन पता है वर्ड की तो आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। जैसे इंसिसेंट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्टिन्यूस है बिना किसी रुकावट के, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिना किसी रुकावट के लगातार चल रही हो उसको इंसिसेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिना इंटरप्शन के क्या है, कॉन्टिन्यू है, तो उसी को कहा जाता है इंसिसेंट, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बार आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है, आंसर में आपको इनडायरेक्ट निकालना है। मतलब इस बार जो गेयर पड़ेंगे वो सीधे पड़ेंगे, तो भैया लगाओ, भैया सीधा गेयर लगाओ इस बार। तो कैसे लगेगा? देखो यहाँ पे आप देखो वर्ब वाला पार्ट, मैंने कहा था ना ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, मैंने आपको ये बात बताई थी। अब आप देखो यहाँ पे डू दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब आपको दे रखी है नो, यानी ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो आप जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो बस उसका पास्ट कर देना होता है। कितनी सिंपल भाषा में ये बात बताई थी। तो आप मुझे बताओ ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस यहाँ दे रखा है? तो आप कहेंगे भैया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो बस इनडायरेक्ट में पास्ट का इंडेफिनिट कर देना है, काम खत्म। यानी आंसर में इंडेफिनिट होना चाहिए, वो भी पास्ट का। तो भैया यहाँ तो नो दे रखा है, नहीं चलेगा काम। यहाँ पर भी नो दे रखा है, काम नहीं चलेगा। अच्छा यहाँ पर न्यू दे रखा है, यहाँ पर न्यू दे रखा है। अब आप कहेंगे भैया ये तो दो ऑप्शन में हम फंस गए, कैसे निकलेंगे यहाँ से? भाई बहुत आसान है, पता है कैसे? अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे नियम पता है तब आप आसानी से कर ले जाओगे। कैसे? मैंने आपको डिफरेंस बताया था, दैट और मेरे प्यारे साथी इफ़ और वेदर, ये कंजंक्शन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। और मैंने आपसे बहुत प्यारी सी बात में कहा था कि ये जो डैट होता है ये सर्टेनिटी को दिखाता है, यानी निश्चित कोई चीज़ है, डेफिनेट कोई चीज़ है, उसको दिखाने के लिए एक कंजंक्शन आता है। और इफ़ या वेदर जो होता है ये डाउट वाली कंजंक्शन होती है। तो प्यारे साथी अगर डाउट वाली बात नहीं होती तो मैं क्वेश्चन ही क्यों पूछता? यानी मेरी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो तो क्वेश्चन मार्क वाली है, यानी मैं डाउट में हूँ, और डाउट में हूँ तो कंजंक्शन भी तो डाउट वाली यूज़ करूँगा, यानी दैट वाला ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता प्यारे साथी। और दैट वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, बी वाला, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करो आंसर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन आई एवर न्यू। भाई ये मतलब वो बहुत ही चालाक व्यक्ति था जितना मैंने अब तक देखा था, मतलब जैसा कि मैंने अब तक देखा था उनमें से सबसे चालाक था। तो ये तो वही वाली बात हो गई, सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है सुपरफ्लोस है। अब आप कहेंगे भैया कैसे? देखो सिंपल सी भाषा में समझाया था, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव में ये दे रखा है, कैसे पहचानते हैं भैया सुपरलेटिव डिग्री है? देखो या तो एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा होगा, या फिर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी या फिर आईईएसटी लगा होगा। ये पहचान होती है किसकी? सुपरलेटिव डिग्री की। पहली पहचान या तो मोस्ट लगा होगा, दूसरी पहचान आईईएसटी या फिर ईएसटी लगा होगा, तो वो अपने आप में क्या हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। अब मेरे प्यारे साथी अगर सुपरलेटिव डिग्री की पहचान ये है तो आप मुझे बताओ क्या दोनों पहचान एक साथ यूज हो सकती है? जल्दी से मुझे देख के बताओ, क्या दोनों पहचान एक साथ यूज हो सकती हैं? भाई आपने मोस्ट भी लगा दिया, भाई आपने ईएसटी भी लगा दिया, क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें यूज़ की जाती हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। अच्छा अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आप आंसर तो लगा देंगे ए वाला, लेकिन आप मुझे बताइए मैं अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें लिख के दूँ, मतलब एक तो मैं आपको ये वाला ही ऑप्शन दूँ ए वाला,
और एक मैं आपको यहाँ पे, जैसे एक तो मैंने ये वाला ऑप्शन दे दिया और मैंने इसी की जगह अगर आपको ये दे दिया करके मोस्ट क्लेवर, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों में से अगर ये दोनों ऑप्शन मैंने दे रखे होते तब आप कौन सा चुनते, क्या ये वाला चुनते या फिर ये वाला। अब ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि कैसे पहचानते हैं कि हमें मोस्ट लगाना है या फिर पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी या आईईएसटी लगाना है, ये हम कैसे पहचानते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात बता रखी है, अब आप ये कमेंट करके मुझे बताना जरूर, ठीक है। आ जाओ भैया, तो इसका तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें आपको ना एंटोनियम बताना है रेसिस्ट वर्ड का, नहीं रेसिस्ट नहीं, सॉरी, वर्ड आपको ऊपर दे रखा है ऑलरेडी, डायरेक्शन में वर्ड आपको दिया गया है, उसका एंटोनियम बताना है। कॉन्कर वर्ड का आपको एंटोनियम बताना है, कॉन्कर। कॉन्कर वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्कर वर्ड का मतलब होता है एग्री विद समथिंग, यानी अगर आप किसी चीज़ के साथ सहमत हैं, यानी किसी चीज़ से सहमत हैं, तो उसको कहा जाता है कॉन्कर विद समथिंग, ठीक है। अब इसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो भाई एक तरफ आप किसी चीज़ से सहमत हो, आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई कर लो, ठीक है ठीक है, लेकिन एक तरफ आप उस चीज़ का विरोध कर रहे हो, तो प्यारे साथी हमसे एंटोनियम पूछा है, और विरोध करना क्या कहलाता है, रेसिस्ट करना कहलाता है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो मेट मिलना होता है, डिफ़िकल्ट कठिन होता है, और फाउंड आपका दो वर्ब की तरीके से काम करता है, एक तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और एक प्यारे साथी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तब ये पाने का मीनिंग करती है, और जब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो स्थापना के सेंस में मीनिंग करती है, यानी इस्टेब्लिशमेंट का ये मीनिंग रखती है, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे इसके मीनिंग, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए वर्ब चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से सिखाई हुई है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, करेंगे आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, करे आई एम प्लेइंग द कीबोर्ड सी एक्सप्लेन्ड, ठीक है भैया जी। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देने का सिंपल सा मतलब होता है कि डायरेक्ट स्पीच दी है और आपको इनडायरेक्ट ढूंढनी है। इनडायरेक्ट ढूंढने के लिए बस सबसे पहले आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, यानी कि पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने के लिए आपको क्या करना है, वर्ब वाले पार्ट को देखना है। भैया इज आर एम में से एम दे रखा है और आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है। अब इज आर एम का मतलब होता है प्रेजेंट और आईएनजी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, तो ये कौन सा टेंस दे रखा है, आप कहेंगे भैया जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे आपने सिंपल सी बात बताई थी कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो बात प्रेजेंट से कहाँ चली जाती है, पास्ट में चली जाती है, पास्ट में चली जाती है। तो प्यारे साथी प्रेजेंट से पास्ट, यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस किस में चला जाएगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। बहुत बढ़िया, अब बस पास्ट ढूंढो आप केवल। यहाँ पर इज दे रखा है, आंसर नहीं हो सकता, यहाँ इज दे रखा है, आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर हैड बीन प्लेइंग तो दे रखा है, लेकिन मेरे प्यारे साथी मुझे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए, मुझे केवल पास्ट का कॉन्टिन्यूस चाहिए था, तो यहाँ पे इसी वजह से ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हमारे पास कहाँ दे रखा है, सही सही केवल थर्ड वाले ऑप्शन में, तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से आंसर निकालने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करो भाई, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे दे कुड नॉट रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन, कह रहे वे रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सके बिफोर द ट्रेन, ट्रेन के जाने से पहले। भाई ट्रेन निकल गई, उससे पहले वो स्टेशन पहुंच ही नहीं पाए। अब आप एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, ये क्वेश्चन टेंस चैप्टर से है, टॉपिक तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये टेंस चैप्टर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर बस आपको ये देखना है कि बिफोर से पहले वाली क्लाउज में क्या दे रखा है और बाद वाली क्लाउज में क्या आएगा। भाई बिफोर में अगर आप देखोगे ये काम पहले ही हो चुका है, और ये काम जो है वो भी पास्ट का ही एक तरीके से। तो अब एक बात बताओ, ट्रेन निकल गई और उससे पहले जो है वो पहुंच ही नहीं पाए, ट्रेन निकल गई, तो दोनों ही जो एक्शन है वो मेरे प्यारे साथी पास्ट में हुए हैं। उनके रेलवे स्टेशन ना पहुंचने का भी एक्शन पास्ट में हुआ है, और कब, जब ट्रेन निकली उससे पहले।
तो दोनों ही एक्शन पास्ट के हैं, और दोनों एक्शन जब पास्ट के होंगे तो प्यारे साथी आंसर में लेफ्ट लगेगा, यानी सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है ना। अच्छा, बाकी अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट करें तो आसान तो बहुत है। देखो लीव आएगा नहीं, क्योंकि ट्रेन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो भैया उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। अच्छा, हैज़ के साथ आपको सिंपल सी बात बताई थी, हैज़ हो गया, हैव हो गया, और आपका हैड हो गया। इन तीनों के साथ में अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो जो इनके बाद मेन वर्ब आती है ना, वो थर्ड फॉर्म में आती है, तो भैया यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अच्छा, हैज़ बीन लीविंग वाला क्यों नहीं लगा सकते, तो वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमें कोई भी ऐसा एक एग्जैक्ट टाइम पॉइंट ऐड करके नहीं दिया। यानी अगर हमको कोई टाइम ऐड करके देता, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम होता या पीरियड ऑफ टाइम होता, तब हम इसका यूज़ करते, तो वो भी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, केवल एक ही ऑप्शन बचता है सी वाला, जो कि राइट होगा। तो कैसे भी कर लो, आंसर निकल के आना चाहिए बस। ठीक है जी, आ जाओ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को और फिर हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा। पढ़िए भैया क्वेश्चन को। कह रहा है ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखो, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। आप कहेंगे भैया आपको कैसे पता इनडायरेक्ट बतानी है? भाई सिंपल सी तकनीक बताई है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर नजर आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि वो डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, और आपसे क्वेश्चन भी कह रहा है कि भैया डायरेक्ट तो हमने दे रखी है, आप इनडायरेक्ट हमें बता दो। बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है। देखो मैंने क्या कहा था, जैसे ही आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है, तुरंत आप ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है, तो आप कहेंगे सेड, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि पास्ट में। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो भैया क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने के लिए आपको क्या देखना होगा, वर्ब, वर्ब वाला पार्ट। अब वर्ब वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। कैसे पता चला भैया प्रेजेंट का परफेक्ट है? भाई देखो, हैज़ या हैव, ये दोनों जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये प्रेजेंट को दिखाती है, और इनके बाद जब आप थर्ड फॉर्म ऐड करते हो तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। हालांकि ये जो एक्शन दिखाएगा वो कहीं ना कहीं पास्ट की ही होगी, लेकिन उसमें पता है क्या होता है, उसमें होता ये है पास्ट की अनफिनिश्ड एक्शन होती है, यानी कहीं ना कहीं उस एक्शन का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्रेजेंट पे भी रहता है। उस एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना। पास्ट की अनफिनिश्ड एक्शन, यानी ऐसी एक्शन जो शुरू तो पास्ट में हुई होती हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है। तो अब ये प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट का है ना, एक्शन भले ही पास्ट का है लेकिन टेंस प्रेजेंट का है, और टेंस प्रेजेंट का है तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो भाई सिंपल सा तरीका है ना, क्या बताया था भाई, जो चीज प्रेजेंट की होगी डायरेक्ट के अंदर उसको पास्ट में बदल दोगे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट, तो मैं जब इसको इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, बस पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। तो आंसर में पास्ट परफेक्ट ढूंढो। अब पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है बताओ जरा, तो आप कहेंगे भैया जी हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो बस ढूंढो कहाँ पे है, क्या यहाँ दे रखा है, नहीं भैया यहाँ तो हैज दे रखा है। क्या यहाँ दे रखा है, भाई यहाँ तो मॉडल वर्ब दे रखी है, मॉडल वर्ब का टेंस से क्या लेना देना। अच्छा, क्या यहाँ दे रखी है, नहीं भैया जी यहाँ तो हैड टू, भैया ये तो इन्फिनिटिव दे रखा है, यहाँ पर भी बात नहीं जमी। अच्छा, कहाँ दे रखा है तो फिर, तो तीन ऑप्शन खत्म हो गए। ये देखो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि भाई आपको आज के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।